गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, परीक्षा दृष्टि में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस श्रृंखला के क्रम में हमारी पूरी टीम 2017, 18, 19, 20 और 21 के पेपर के सॉल्व के श्रृंखला के क्रम में आज 2018 में आए हुए साइंस से क्वेश्चन कितने हैं होते हैं उनके पर चर्चा करेंगे और एक एक बिंदुओं पर इनकी चर्चा करेंगे पूरा डिस्क्रिप्टिव से। और इसी के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन कि ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म रॉन्टगेन द्वारा किया गया था। तो यह सबसे क्वेश्चन है कि रेडियो के द्वारा, एक्सरे मशीन के द्वारा और बिजली बल्ब के का आविष्कार। तो इसका क्रम होता है कि इस वैज्ञानिक का नाम होता है इन्होंने किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो इसके क्रम में इन्होंने सबसे पहले एक्स रेज का आविष्कार किया था। इसको याद कर लिए, रॉन्जन, ये रॉन्जन या रॉन्जन लिखा जाता है। और इन्होंने एक्स रे का आविष्कार किया था। क्या होता है? एक्स रे का आविष्कार किया था। और इसी एक्स रे का उपयोग विभिन्न प्रकार के उपयोग किया जाता है, जैसे मेडिकल साइंस में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसी के अभिप्राय में इसका आपका आंसर क्या होगा? बी सही होगा। रेडियो का आविष्कार या वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी ने किया था, आप इतना अच्छी तरह से जानते हैं। बिजली के बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। तो यह तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था और रेडियो का आविष्कार या उसका आविष्कार मार्कोनी ने किया था। तो ये पहला बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। और एक्स रे तरंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो एक्स रे, गामा रे, बीटा रे, ये सारी चीज़ों को, अल्फा बीटा गामा की सारी की चर्चा की जाएगी। और इसी के बाद से अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ऊर्जा के क्रम में ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इसके क्रम में जो आता है कि किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो अभी मैंने बताया कि एक्स रेज, गामा रेज की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो एक्स रेज किरणों की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। और इसकी अब तीनों की अब चर्चा करेंगे तो यह कहाँ पे पाया जाता है, किस टॉपिक से पाया जाता है, यहाँ पे इसकी संक्षिप्त चर्चा कर लीजिए। एक पॉइंट होता है प्रकाश, लाइट। क्या होता है? लाइट। और इसी लाइट का अध्ययन ऑप्टिक्स के अंतर्गत करते हैं। लाइट का अध्ययन ऑप्टिक्स के अंतर्गत करते हैं। और यह लाइट होता है, तो लाइट के क्रम में यहाँ पे मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें तीन प्रकार के प्रकाश होते हैं, यानी दो, एक तरह से कहा जाए कि उसमें तीन प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक होता है दृश्य स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है अदृश्य स्पेक्ट्रम। तो सनलाइट में तीन प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, या तीन प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं। और यहाँ से स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखिएगा, ये तीन प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं। तो एक होता है दृश्य प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। दृश्य प्रकाश होता है और इसी को विजुअल लाइट्स कहते हैं। और इसके बाद से अदृश्य प्रकाश होता है। क्या होता है? अदृश्य प्रकाश, जो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य प्रकाश होता है, प्रकाश। और ये भी क्या होता है? अदृश्य प्रकाश होता है। इसी को विजुअल लाइट्स कहते हैं और इसी को इंफ्रारेड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड कहते हैं। और ये दो विकिरण होते हैं जिससे दृश्य विजुअल लाइट्स के अंतर्गत आता है। और इसी दृश्य प्रकाश में क्या होते हैं? इसी दृश्य प्रकाश में सारे रंग होते हैं। इसमें क्या होता है? वी, आई, बी, जी, वाई, ओ और आर, ये सभी रंग दृश्य प्रकाश में होते हैं। और इसी प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन की सारी घटनाएं होती हैं। इसमें परावर्तन अपवर्तन हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जब लाइट में पढ़ेंगे। और ये दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आता है। क्या होते हैं? ये दृश्य प्रकाश, जितनी भी घटनाएं होती है वो सब क्या होती है? दृश्य प्रकाश में होती हैं। और यह क्या होती है? इंफ्रारेड होती है, औरत। इसके बाद से क्या होती है? औरत प्रकाश होता है। इसलिए तीनों प्रकाश स्पेक्ट्रम इसी में आ जाएंगे और इनकी एक निश्चित लेंथ होती है। इसलिए आपको क्या होता है? इसमें सबसे अधिकतम कितनी होती है? एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये आती हैं। इसमें कौन सी रेज आती है? इसी में एक्स रे, गामा रे और कॉस्मिक रे आती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं। तो इन चीज़ों की विस्तृत चर्चा जब लाइट पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। और लाइट जब पढ़ेंगे तो इसमें परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सारी घटनाओं को एक्सप्लेन किया जाएगा। इसी के बाद से इस चीज को सदैव ध्यान दीजिएगा। और इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अर्धचालक होता है।
अर्धचालक का अभिप्राय होता है सेमी कंडक्टर। क्या होता है? सेमी कंडक्टर होता है। तो अर्धचालक होता है, उसमें आपका आंसर होगा क्या होता है? सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन होता है। और यदि इसकी चालकता का क्रम पूछा जाए, अर्धचालक इसका उपयोग क्या होता है? मदरबोर्ड बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर के क्षेत्र में इसका विशेष उपयोग किया जाता है। तो इनकी ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, अर्धचालक होते हैं। और इसमें कई प्रकार के ट्रांजिस्टर के, इसका देखा जाए तो ट्रांजिस्टर के बनाने में उपयोग किया जाता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, तो इसका विशेष उपयोग होता है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा का बी आंसर होगा। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2018 का क्वेश्चन है, इसका है 2018 का क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। और इसी के क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट डेसिबल होता है? तो सदैव ध्यान दीजिए कि डेसिबल जो होता है ध्वनि की तीव्रता का मापक इकाई होती है, डेसिबल, डेसिबल। और इसे क्रमशः डी और बी से, स्मॉल डी और बी से प्रदर्शित किया जाता है, डेसिबल होता है। और यह डेसिबल आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट, सरसराहट का अभिप्राय होता है, इसको सामान्य शब्दों में एक्सप्लेन किया जाए, यह सरसराहट बहुत ही मतलब प्रचलित वर्ड होता है। तो यह वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं, ध्यान दीजिएगा, पत्तियां होती हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होती है। और पत्तियों पे जब हवा चलती है, पत्तियों पे जब हवा चलती है, इन पत्तियों में क्या होता है? कुछ आवाज उत्पन्न होते हैं। इस पत्तियों में क्या होते हैं? कुछ आवाज उत्पन्न होते हैं। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और ये जो आवाज सुनाई देती है उसी को सरसराहट कहते हैं। क्या कहते हैं? सरसराहट कहते हैं। या इसके दूसरी व्यू के रूप में देखा जाए कि कभी कभी जब आगे ऐसे निर्जन स्थान पे, सुनसान स्थान पे जब जाते हैं, तो आप देखते हैं कि जब आप चलते हैं तो पैरों की जो आहट होती है वह क्या होती है? सुनाई देती है। और सुनाई देती है तो लगता है कि आपके पीछे कोई आ रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। और इसी को एक तरह से सामान्य भाषा में कहा जाता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का अभिप्राय होता है कि जैसे प्रतिध्वनि का अभिप्राय परावर्तन की घटना पर आधारित होती है। और स्रोत और श्रोता, स्रोत और श्रोता की जब चर्चा करेंगे तो यह डॉपलर इफेक्ट के अंतर्गत आता है। तो डॉपलर का जो प्रभाव होता है, स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक जो गतियां होती हैं, और इसी के प्रभाव को क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो यह अभिप्राय होता है, वहां से सरसराहट का अभिप्राय होता है। तो ध्वनि जो होती है डेसिबल होती है। तो ध्वनियां तीन प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? जो ध्वनि होती है, ध्वनि की यदि परिभाषा देखा जाए कि वस्तुओं के कंपन से क्या होती है? तरंगे उत्पन्न होती है। वस्तुओं के कंपन से तरंगे उत्पन्न होती हैं। और यही तरंगे जब हमारे कान के पर्दे पर टकराती हैं तो हमें ध्वनियां सुनाई देती हैं। और इन ध्वनियों की आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो इसकी कंडीशंस होती है। तो यहाँ पे तीन प्रकार की 20 से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 तक क्या होती है? 20,000 तक की ध्वनियों को श्रव्य ध्वनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनियां कहते हैं। और यही मनुष्य के कान के लिए क्या होती है? सुग्राही होती है। इसी रेंज के अंदर ध्वनियां मनुष्य को कान सुन सकता है। मनुष्य का कान सुन सकता है। मनुष्य का कान या कान, इसको कण भी कह सकते हैं, सुन सकता है। लेकिन इसके 1 से लेके और 19 के बीच की ध्वनियां मनुष्य को सुनाई नहीं देती हैं। और 20,000 से ऊपर क्यों होता है? अल्ट्रा ध्वनियां खाती हैं। तो यह ध्वनि की कंडीशंस होती है। और ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? डेसिबल जो होता है। इस डेसिबल को मापने के लिए क्या होता है? WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को निर्धारित किया गया। इसके कई सेक्शन होते हैं। एक शांत क्षेत्रों में ध्वनि की तीव्रता और दूसरा औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि की तीव्रता। तो जो आपसे पूछी जा रही है वह ध्वनि की शांत क्षेत्रों में ध्वनि की तीव्रता होती है। और उसका एक मानक निर्धारित किया गया है कि कितने सामान्य बातचीत की ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, जोर से बातचीत की तीव्रता क्या होती है, और चिल्लाने की तीव्रता क्या होती है। और मनुष्य को सामान्य सुनने की जो क्षमता होती है वो WHO द्वारा 45 डेसिबल निर्धारित किया गया है। तो उसी में ये जो सरसराहट की जो ध्वनि होती है यह 20 डेसिबल होती है। क्या होती है? 20 डेसिबल। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? 4 का बी आंसर होगा। इन सब चीजों को मध्य ध्यान में रखते हुए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे जब क्वेश्चन पे आधारित होते हैं।
और इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें से किसका वेग अधिकतम होता है। तो इतना जानती है कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश के संदर्भ में वेलोसिटी होती है। तो कॉस्मिक रेज और कॉस्मिक रेज लाइट्स होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और पराध्वनिक तरंगे। तो पराध्वनिक तरंगों का अभिप्राय होता है कि जब वायु में ध्वनि की चाल, ऐसे देख लीजिएगा 333 मीटर होती है सामान्यतः 0 सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल होती है, लेकिन जब इसको वायु में कैलकुलेट करते हैं तो यह 346 डेसिबल हो जाती है। कितनी होती है? 386 डेसिबल इसकी ध्वनि की तीव्रता हो जाती है। तो इसमें सबसे अधिकतम कॉस्मिक रेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी का आपका आंसर होगा, इसमें प्रकाश होगा। कॉस्मिक रेज इसके क्रम में आता है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश होगा। और इन सब चीजों को, यह अल्ट्रासोनिक होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह कॉस्मिक रेज होती है। कॉस्मिक रेज यह क्या होती है? उसी स्पेक्ट्रम में, अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने चर्चा किया था। इसी के बाद से अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है। यह बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लाइट साउंड पे आधारित क्वेश्चन होता है। तो ध्वनि का वेग, ध्वनि के वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में होता है। किसमें होता है? ठोस में होता है। ठोस, सॉलिड, सॉलिड। और उसी के बाद से किसमें होता है? द्रव में होता है। क्या होता है? द्रव में होता है, द्रव। और इसके बाद से कह लीजिए गैस में होता है, गैस में होता है। द्रव को लिक्विड और गैस कहते हैं। तो यह इसकी कंडीशन, इसके क्रम होता है। इसके क्रम में एक सीक्वेंस होता है, ऐसे सबसे अधिक, ऐसे, सॉरी अब थोड़ा लिखती हैं। और इसकी ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? सबसे अधिक ठोस में होती है। इसमें होती है ठोस, सॉलिड, सॉलिड। और इसी के बाद से किसमें होती है? द्रव में होती है। द्रव, लिक्विड, लिक्विड होती है। और इसके बाद से किसमें होती है? गैस में होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका अधिकतम वेग होता है कि जिसकी प्रत्यास्था, इस पदार्थ की प्रत्यास्था जितनी अधिक होती है उसमें ध्वनि की तीव्रता सबसे अधिक होती है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि की तीव्रता के संदर्भ में सबसे अधिक क्या होती है? ठोस में सबसे अधिक होता है। इसमें ठोस देखा जाए तो सबसे क्या होता है? इस्पात होता है। क्या होती है? इस्पात होता है। इस्पातों का एक निश्चित क्रम होता है। और इसमें जो पहला ऑप्शन निर्वात में दिया है, वायु में, निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है? शून्य होता है। और इसी के बाद से, उसके बाद से क्या होगा? द्रव। तो इसके अनुसार, इस पूरे क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर क्या होगा? डी सही होगा। तो इस्पात के बाद से क्या हो जाएगी? वायु हो जाएगी। वायु, यदि इसका क्रम पूछा जाए तो इस्पात हो जाएगा, जल हो जाएगा, और इसके बाद वायु हो जाएगा, इसके बाद से जल होगा। निर्वात में होती नहीं है। तो यह भी एक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन होता है। इन चीजों को जब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो प्रकार की तरंगे होती हैं। एक मैकेनिकल वेव होती है, इसे यांत्रिकी तरंगे कहते हैं, और दूसरा होती है अयांत्रिकी तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इसके आधार पर इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है कि मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। और यह जो होता है कि यह धान के खेतों से निकलती है। क्या होती है? धान के खेतों से निकलती है। केवल दीमक की बाम्बी से निकलती है। और सी दिया है, ए और बी दोनों से निकलती है, और उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो इसको एक डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मीथेन CH4 होता है, और इसी मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। और इसे सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं। तो यह मीथेन जो होता है, इसके पीछे अभी तक आप जान रहे हैं धान के खेतों में होता है। तो धान के खेतों में देखा जाए तो यहाँ के कुछ जो पूर्व धान के उत्पादन में पश्चिम बंगाल या जो अन्य प्रदेशों में खेती की जाती है, तो धान का उत्पादन जो होता है, या धान की जो फसलें होती हैं, ध्यान दीजिएगा, धान की ऐसे फसलें होती हैं, आप इसको देखे होंगे, ऐसी फसलें होती हैं। लेकिन कौन से फसल जो धान के मतलब मीथेन के स्रोत होते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि धान की फसल इतना पानी से डूबी है तो यह क्या होता है? यह मीथेन के स्रोत नहीं होते हैं। यदि धान की फसल यह है
और इतना पानी से डूबी होती है तो यह मीथेन के स्रोत नहीं होते। इस चीज को सदैव ध्यान दीजिएगा। धान के मीथेन के स्रोत, मान लीजिए कि यह धान है और धान पूरी तरह से जल में डूबा है, धान जो होता है, धान का जो पौधा होता है पूरी तरह से जल में डूबा है, तो यह मीथेन का स्रोत होता है। इस चीज को बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं कि जो धान के पौधे पूरी तरह से जल में डूब जाते हैं वह मीथेन के स्रोत होते हैं। और तो इसका अभिप्राय होता है कि यह पहला भी सही होता है। और यह जो मीथेन होती है यह दीमक होता है, दीमक के बॉम्बी वहां से भी यह निकलती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए और बी दोनों सही होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए और बी सही होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपसे आते हैं। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। और इतना ही आज इस चीज को ध्यान लीजिएगा, क्योंकि सामान्य जनरल स्टडी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो केवल धान के खेत, लेकिन यह धान के खेत नहीं होते। एक तरह से इसको रियल वैल्यू एक्सप्लेन किया जाए तो यह नहीं होता है। धान के ऐसे खेत जो पानी में डूबे होते हैं। तो यह मीथेन कहाँ कहाँ से निकलती है, यह दलदली स्थानों से निकलती है। क्या होती है, दलदली स्थानों से निकलती है, दलदली स्थानों से निकलती है। और इसी के बाद से क्या होते हैं, यह गोबर गैस से निकलती है। क्या होती है, गोबर गैस। जो गोबर गैस होते हैं, जो बायोगैस कहते हैं, गोबर गैस से निकलती है। इसके अलावा फर्मेंटेशन, पशुओं के आंत में फर्मेंटेशन से यह निकलती है। और धान के खेत तो आपके आंसर सही होते हैं। या धान के डूबे हुए खेत, धान के ऐसे खेत जो पानी में डूब जाते हैं, खेत जो पानी में डूब जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। और इसके क्या होते हैं, पशुओं की आंत में, पशुओं की आंत या इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन से निकलती है। तो इतने आपके मीथेन के स्रोत होते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी सही होगा। ए और बी दोनों से सही होगा। और इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरित गृह प्रभाव क्या होता है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। हरित गृह प्रभाव क्या होता है, तो यह जो होता है हरित गृह प्रभाव जो होता है, यह वैश्विक ताप में वृद्धि करने का कार्य करता है। सेकेंड ऑप्शन बी है, वैश्विक ताप में कमी होता है, सागर के जल के तापमान में वृद्धि होती है, नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि होती है। तो इस चीज को मैं एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, ग्रीन हाउस क्या किसे कहते हैं। तो गृह का प्रभाव यानी घर के अंदर का जो प्रभाव होता है, और घर के अंदर का प्रभाव का अभिप्राय होता है, इसको थोड़ा और इसको बायोलॉजिकल भाषा में आए तो हरित गृह यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है। यहाँ पे देखिएगा सन होता है, और इस सन से ध्यान दीजिएगा, यह सन जो होता है यहाँ से जो किरणें निकलती हैं, और किसी भी विशेष स्थान को ले लीजिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अभिप्राय होता है कि इससे जो आने वाली किरणें होती हैं, इससे जो आने वाली किरणें होती हैं, जैसे CO2 हुआ, SO2 हुआ, गैसें होती हैं, और इसका जब अधिक उत्सर्जन होता है तो इसमें CO2 का एक विशेष प्रकार का लेयर बन जाता है। क्या होता है, CO2 का लेयर बन जाता है। CO2 मुख्य रूप से CO2, CH4 और यस कार्बन मोनोऑक्साइड, इन गैसों का लेयर बन जाता है। इससे का डिमेरिट्स क्या होती है, इसकी डिमेरिट्स होती है कि सूर्य से जो आने वाले प्रकाश की किरणें होती हैं, ताप वृद्धि होती है, ताप वृद्धि होती है। तो यह पृथ्वी तक के अंदर तो आ जाती है। ध्यान दीजिए कि यहाँ से पृथ्वी के अंदर तो आ जाती है, लेकिन यह जानते हैं कि पृथ्वी जो होती है वह उष्मा की कुचालक होती है। पृथ्वी क्या होती है, उष्मा की कुचालक होती है। तो यहाँ से जब यह वापस जाती हैं, यहाँ से जब यह वापस जाती हैं, तो इस क्रम में ध्यान दीजिए, जब यह वापस जाती हैं तो यह पूरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती हैं, तो जिसके कारण लेयर बन जाता है, तो जो ताप ऊपर नहीं जाने पाता है। तो इसी के कारण क्या होता है, यहाँ के तापमान में, यह नीचे के पृथ्वी से सतह के तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो इसी को क्या कहते हैं कि भूमंडलीय ताप वृद्धि। जब इसको व्यापक पैमाने पर लिया जाता है, पूरे इन्वायरमेंट को लिया जाता है, इसे भूमंडलीय ताप वृद्धि कहते हैं। भूमंडलीय ताप वृद्धि के अंतर्गत इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जब इसी प्रक्रिया को किसी स्थान विशेष पर, जैसे कुछ एरिया को लीजिए और उसको एक ऐसा लेयर बना दीजिए जो हरे रंग का हो, और इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसी छोटे संरचना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो इसका अभिप्राय होता है कि इसमें एक तरह से देखा जाए, गृह हरित का प्रभाव क्या होता है, यह वैश्विक ताप वृद्धि में सहायक होता है। यह क्या होता है, वैश्विक ताप वृद्धि में सहायक होता है।
और इसके बाद से जब इन चीजों को आप पढ़ेंगे तो इतना जानते हैं कि सूर्य से जो आने वाली जो तरंगे होती हैं, दीर्घ तरंगे होती हैं, या पृथ्वी होती है, और यहां से जो आने वाली जो सूर्य तरंगे होती हैं क्या होती है, लघु तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? लघु तरंगे होती हैं, शॉर्ट वेव होती हैं। और यहां से जो जाने वाली तरंगे होती हैं वह दीर्घ तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? दीर्घ तरंगे होती हैं। तो इनके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, इन तरंगों को निकलने का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो वस्तुएं जितना ही गर्म होती हैं, यहाँ पे जब हीट को एक्सप्लेन करेंगे तो जो वस्तुएं जितना ही गर्म होती हैं वह उतना ही छोटी वेवलेंथ को उत्सर्जित करने का कार्य करती हैं, और जो वस्तुएं जितना ही ठंडी होती हैं वह उतना ही बड़े तरंग दैर्ध्य को उत्सर्जित करने का कार्य करती हैं। तो इसके आधार पर इस दोनों परिभाषाओं के आधार पर आप यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य की कल्पना कीजिए कि पृथ्वी से सदैव सूर्य अधिक गर्म होगा, और गर्म होने के कारण यह शॉर्ट रेडियो वेव यानी लघु तरंगों को उत्सर्जित करने का कार्य करता है। तो इसी प्रकार से यह जब पर्वत होंगे तो इसमें प्रभाव क्या पड़ेंगे? इसमें प्रभाव पड़ेंगे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो प्रभाव पड़ेंगे, यदि कोई यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे पर्वत है, क्या होते हैं? पर्वत है, नदी है, झील है, तो यहाँ पे जो बर्फ जमी होती है, यह बर्फ जमी तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होती है? बर्फ क्या होती है? पिघलने लगती है। तो इसका अभिप्राय होता है, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तब ये सारी चीजें आएंगी। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तापमान में वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो क्या होगा? सागर के जल का स्तर बढ़ने लगता है, इसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो यह सारी चीजें होती हैं। तो इसी प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? वैश्विक ताप में वृद्धि होगी। और इस ताप को वृद्धि के संदर्भ में प्रौद्योगिकी के जो पढ़ेंगे, इस प्रौद्योगिकी के संदर्भ में बहुत सारी चीजों को आपको बताएंगे कि ये प्रदूषण कैसे होता है और इसके मुख्यतः कारण होते हैं। तो सभी चीजों का मुख्य कारण होता है प्रदूषण। और प्रदूषण कैसे होते हैं? अवांछनीय परिवर्तन। प्रदूषण का अभिप्राय होता है, प्रदूषण की बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ेंगे, ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जो वातावरण की गतिविधियों को क्या करता है? असंतुलित कर देता है। उसी प्रक्रिया को प्रदूषण के नाम से जानते हैं, और ये बहुत ही आइडेंटिफाई परिभाषा होती है। और इसी के बाद से इस चीजों को यदि फिगर नहीं बनाए तो इसको बना लीजिएगा। इसी के बाद से अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग होता है? अब देखिए, अब इसी के पहले मैं इसको चर्चा कर दिया हूं कि प्राकृतिक गैस का मुख्यतः भाग होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकृति जो वायुमंडल आप देखते हैं, जो वायुमंडल आप देखते हैं यहाँ पे, जो वायुमंडल आप देखते हैं, वायुमंडल देखते हैं, और इस वायुमंडल में दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इस वायुमंडल में दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। एक प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस, पहला क्या होता है? प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस होती है, और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैस होती है। तो इस प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः क्या होती है? CO2 होती है। बहुत अच्छे से इसको आप याद कर लीजिएगा। इस प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस में क्या होती है? मुख्यतः CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस होती है। बहुत अच्छे से एक ही गैस होती है प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस में। और दूसरा जो होता है सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैस, सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैस में CH4 होता है, मीथेन होता है, मार्स गैस होती है। इसी के बाद से SO2, NO2, CO क्या होता है? CO होता है। तो इसका अभिप्राय होता है कि यह मुख्य गैसें होती है, दोनों, प्रथम होता है, द्वितीय होती है। इसीलिए बहुत सारे कंफ्यूजन क्वेश्चन आपको आंसर दे दिए जाते हैं। तो आपका सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक गैसों का मुख्य भाग होता है? तो यदि आप यहां से देखिएगा, इसमें तो देखा जाए मुख्य पूछ रहा है, गैसें तो सभी होती है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड भी ऑप्शन है, लेकिन इसमें जो मुख्य होता है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड होता तो यह मीथेन नहीं होता। तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? मीथेन होगा। इसी को अभी बताए थे, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, और इसी को सेकेंडरी ग्रीन हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। और यह भी क्या होती है? भूमंडलीय ताप वृद्धि का मुख्य कारण होता है। तो यह इसमें ये सारी चीजें होती हैं, और इस गैसों का एक निश्चित सीक्वेंस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यह कैसे कंडीशंस होती है। अब यह पूछेंगे कि यह कार्बन डाइऑक्साइड होती क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यह क्या होती है? पौधों का मुख्य शोषण, पौधों के शोषण के लिए मुख्य गैस होती है। लेकिन यदि यह ना होती तो पौधे शोषण नहीं करते और ऑक्सीजन गैस को नहीं निकालते। इसीलिए आपका आंसर क्या होता है? डी होता है।
और जो ऑप्शन बनाए जाते हैं हर ऑप्शन पे कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन का अभिप्राय होता है कि हर ऑप्शन से स्टूडेंट को छांटना होता है, चूंकि ये कंपटीशन होता है इसलिए कन्फ्यूजन चीजें दी जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे तो आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ लेंगे, इस मोनो को, इसीलिए क्वेश्चन भी गलत होने की संभावना रहती है, इसीलिए सबसे लास्ट में दिया गया है। इसलिए ध्यान दीजिए कि आपका आंसर क्या होगा, डी सही होगा। और इसी के बाद से अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्राफीन क्या होता है। तो ग्राफीन होता है कार्बन की मिश्र धातु होती है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, कार्बन का समस्थानिक होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। तो यह देखिएगा ग्राफीन जो होता है कार्बन की मिश्र धातु होती है, कार्बन के जो एलोट्रॉपी होती हैं उसमें क्या होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है। तो ग्राफीन जो होता है कार्बन की मिश्र धातु नहीं हो सकती है, क्या होता है, नहीं हो सकती है। यह कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, ग्राफीन होता है, GRAFINE ग्राफीन होता है, यह कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। और कार्बन के यदि समस्थानिक की बात करेंगे तो C12 और C14 के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका आंसर सही होगा, क्या होगा, बी सही होगा। अब इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा प्रभावशाली उत्तेज्य होता है, यानी उत्तेजक होता है। तो इसका अभिप्राय होता है कि जो आंख होती है उसको प्रभावित करने वाला मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो इसके अभिप्राय होता है कि गैसों को प्रभावित करने वाला इसमें क्या हो सकता है, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। PA पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, इसे PNA के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि SO2 या NO2 तो सल्फर डाइऑक्साइड या आंखों को विशेष रूप से प्रभावित नहीं करती है, लेकिन इसमें जो आपका आंसर होगा क्या होता है, PAL। इसमें ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। यही जो होता है एक क्या होता है, रसायन होता है जो आंखों को प्रभावित करता है, और इसी के कारण क्या होता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं। और आंखों की यदि आप बात करेंगे, यदि आंखों का अभिप्राय होता है, आंखों की एक विशेष संरचना होती है, इसके क्रम में यह कैसे प्रभावित करता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे एक विशेष संरचना होती है। इस चीज को थोड़ा सा बहुत ही टिपिकल पॉइंट्स होता है, यह आंख होती, इसी में एक लेंस होता है, क्या होता है, लेंस होता है, इसके कई लेयर होते हैं। तो इसको प्रभावित करने का जो मुख्य होता है, यहाँ पे जो लेंस होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह संरचना होती है, यह आंखों की विशेष संरचना होती है। और यहीं पे क्या होती है, आइरिस होती है, क्या होती है, आइरिस होती है। और इसमें एक द्रव भरा रहता है, एक्वस होमर होता है। इसके कंडीशन से यहाँ की क्या होती है, अश्रु ग्रंथियां पाई जाती है। एग्जाम्पल्स होता है, इसमें पूछा है धुआं आंखों में प्रभावित करने का शक्तिशाली, जैसे कोई चीज होती है या कोई भी उत्तेजक पदार्थ होते हैं उससे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसमें क्या होती है, अश्रु ग्रंथियां होती हैं, क्या होती हैं, अश्रु ग्रंथियां होती हैं, अश्रु ग्रंथियां होती हैं। और इसे लैक्राइमल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और यह उत्तेजित होने का, आंसू निकलने का अभिप्राय होता है कि आंख में जो पार्टिकल्स जाते हैं उसको क्या करते हैं, घोलकर बाहर निकालने का कार्य करता है। इसका एक बेसिक फंक्शन होता है। और यह क्या होता है, यह विटामिन ए से भी प्रभावित होने लगती है। तो इसका यही उपचार होता है कि ये चीजें, जब कोई भी चीज विशेष रूप से आंखों को सुरक्षित करने के लिए इसको फ्रेश वाटर से धुलने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अन्य सारे ट्रीटमेंट, लेकिन बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है स्वच्छ पानी से धुलना, इसका मुख्य कार्य होता है। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कि DNA की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है। जैकब तथा मोंड ने, वाटसन एवं क्रिक ने, येत्सी खुराना ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होता है कि वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने DNA की कुंडली संरचना को प्रस्तुत किया था। तो DNA क्या होते हैं, DNA क्या होते हैं, हमारे गुणसूत्रों का कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, यदि गुणसूत्र की आप बात करेंगे, क्या करेंगे, गुणसूत्र की बात करेंगे, गुणसूत्र। और इसे DNA गुणसूत्र, इसे क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्रोमोसोम्स। और इसमें क्या होते हैं, गुणसूत्रों में क्या होते हैं, DNA, क्या होते हैं, DNA प्लस RNA होते हैं, RNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। और यह बहुत ही व्यापक क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको जनरल स्टडी के रूप में पढ़ना होता है।
डीएनए की आप संरचना देखेंगे तो ऐसी इनकी संरचना होती है। डीएनए की क्या होती है? ऐसी संरचना होती है और इसी के क्रम में यहां से ऐसी संरचना होती है और इसके बाद से इसमें ऐसे एक दोहरी संरचना निकली होती है, ऐसे संरचना निकली होती है। डीएनए का हेलिक्स होता है। क्या होता है? हेलिक्स। ऐसी संरचनाएं होती हैं और यही हेलिक्स क्या होता है? यह क्रोमोसोम्स के रूप में बड़ा होता है। इसको हम संक्षिप्त में इसको बना रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा। इसके बाद से ऐसी जो संरचना होती है हेलिक्स के रूप में यहाँ क्रॉस होती है, हेलिक्स के रूप में यह क्रॉस होके ऐसे सीधे निकल जाती है और यही डीएनए का मॉडल होता है। क्या होता है? यही डीएनए का मॉडल होता है और इसी डीएनए में क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं और नाइट्रोजनस बेस की यदि चर्चा करेंगे तो 5 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल, 5 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। इसमें और यही क्या होता है? हाइड्रोजन बांड, यही नाइट्रोजन हाइड्रोजन बांडों के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बांड पाए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बांड पाए जाते हैं, जबकि जी और सी, गुआनिन व साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बांड पाए जाते हैं। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही जो होते हैं यह एक निश्चित अरेंज में लगे होते हैं। ये जब देखे होंगे तो ऐसे 2 लाइन लगी होती है तो हाइड्रोजन बांड पाए जाते हैं, ए और टी। इसी के बाद से जी और सी होते हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन बांड पाए जाते हैं, जी और सी होते हैं, दूसरे अल्टरनेट क्रम में लगे होते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, अभी यहाँ बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और यही क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, ए और टी होते हैं। तो इनके बीच में यहाँ की जो संरचना होती है, यहाँ पे 20 एंगस्ट्रान होती है। इनकी टोटल संरचना क्या होती है? 20 एंगस्ट्रान। इसको पूछा जाए इसकी संरचना कितनी एंगस्ट्रान होती है और यह एक हेलिक्स के चारों ओर, एक कुंडली के चारों ओर, तो आधी संरचनाएं क्या होती है? 10 एंगस्ट्रान हो जाती है, इधर 10 और इधर 10 हो जाती हैं। और इसके क्रम में यदि आप देखेंगे तो यह इनके बीच की जो दूरी होती है, इसकी क्या होती है? 3.4 एंगस्ट्रान होती है। क्या होती है? 3.4। बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और इसके क्रम में आपको जनरल रूप में पूछा जाए तो एक हेलिक्स के बीच की दूरी क्या होती है? 10 न्यूक्लियोटाइड्स इस पे लगे होते हैं। तो इसीलिए वाटसन डीएनए की संरचना किसकी खोज कैसे जाता है? वाटसन एवं क्रिक को जाता है। यदि डीएनए की यदि बात करें, डीएनए की हम बात करें तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, डीएनए कई प्रकार के होते हैं। डीएनए क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। ए डीएनए, दूसरा होते हैं बी डीएनए, तीसरा होते हैं सी डीएनए। क्या होते हैं? CDNA। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटसन एवं क्रिक ने किस डीएनए की खोज की थी? बी डीएनए की खोज की थी। एक चीज को ऐड कर लीजिएगा, जो पूछा जाता है कौन सा होता है? बी डीएनए होता है, बी डीएनए होता है। और इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? वाटसन एवं क्रिक को। और इसके लिए 1900 इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जब इसकी आप टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे कि गुणसूत्र होते क्या हैं, कैसे कार्य करते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा, इस चीज को कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया, इसके बीच में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है। अब इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। सरीसृप, सरीसृप यानी रेप्टाइल, इसको यहां सीक्वेंस में लिख दे रहे हैं, रेप्टाइल, रेप्टाइल। और दूसरा जो होते हैं, पहला कीट यानी फर्स्ट इंसेक्ट होता है कवच वाले जीव, और पहला स्तनधारी क्या होते हैं? फर्स्ट मैमल्स होते हैं। तो इसमें दिया गया है कि पहला सरीसृप, पहला कीट, पहले कवच वाले जीव, पहले स्तनधारी। इसमें से आप क्या दे? उपरोक्त घटनाओं, यानी ये जो घटनाएं हैं, उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। काल क्रम का अनुसार इनका कैसे कैसे विकास हुआ है। तो अब आप इन चीजों को देखने पड़ेगा, सबसे पहले किन किन चीजों का विकास हुआ है। तो इन चीजों को पढ़ने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पॉइंट दे देता हूँ, अभी आंसर इसका बताऊंगा। पृथ्वी पर जितने भी शक्तियों हैं उसमें कई काल क्रमों में बांटा गया है। इसका क्रम का सीक्वेंस क्या होगा? तो इसमें जो चीजें होती हैं वह इसके क्रम में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आ जाएगा
कवच वाले जीव, यानी कवच वाले जीव ये पहले पॉइंट पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? कवच वाले जीव होता है, यह पहला पॉइंट हो जाएगा। और इसी के बाद से उसके बाद से दूसरे पॉइंट पे आ जाएगा क्या? यह दूसरा हो जाएगा, यह दूसरा हो जाएगा। और इसके बाद से क्या हो जाएगा? इसके बाद से अभी मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, यह तीसरे पॉइंट पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरे पॉइंट पर आएगा। और इसी के बाद से चौथा, इसके बाद से यह चौथे पॉइंट पर आ जाएगा। इसको जब आप अरेंज करेंगे तो क्या होगा? 3 2 1। सबसे पहले क्या होगा? 1 तो यानी 3 होगा, इस पर आंसर क्या होगा? 3 होगा। और इसके बाद से क्या होगा? दूसरा क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। इसके बाद से 2 के बाद से 1 2 और इसके बाद से 3 पहला होगा। क्या होगा? पहला होगा। और इसके बाद से 4 होगा। तो इसके क्रम में कोई सीक्वेंस मिल रहा है? आपका क्रम 3 2 1 मिल रहा है, इसलिए यह सी हो जाएगा। आपका आंसर स्टैंडर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्योंकि यह क्वेश्चन होता है महाकल्पों में एरा होता है। इस क्रम को पढ़ने के लिए ध्यान दीजिएगा कि एक क्या होता है? जियोलॉजिकल टाइम टेबल होता है, भौमिक समय सारणी होती है। और इन पूरे पृथ्वी की ओरिजिन से लेकर और आज तक के समय को 5 महाकल्पों एरा में बांटा गया है। आर्कियोजोइक, प्रोटियोजोइक, पेलियोजोइक, मिसोजोइक, सीनोजोइक। क्या होते हैं? आर्कियोजोइक, प्रोटियोजोइक, पेलियोजोइक, मिसोजोइक और सीनोजोइक। तो जिसमें से क्या होता है? जिसमें सीनोजोइक होता है वह स्तनधारियों का समूह होता है, इसलिए सबसे बाद में आएगा। ध्यान दीजिएगा, स्तनधारियों का समूह होता है तो इनका एक निश्चित सीक्वेंस होता है। रेप्टाइल्स जो होता है आर्कियो, प्रोटियो, यह पेलियोजोइक के अंतर्गत ये सारी घटनाएं आती हैं। क्योंकि इन दोनों चीजों को एक क्रमबद्ध रूप में पढ़ना रहता है, जियोग्राफी के अनुसार भी आप पढ़ेंगे, हम यहाँ साइंस के क्रम में बताएंगे। तो इसमें आर्कियोजोइक, प्रोटियोजोइक, पेलियोजोइक, मिसोजोइक और सीनोजोइक, तो इसके क्रम में ऐसी सारी चीजों का क्रम अनुसार इसको बताना रहता है। तो यह जब आपको बहुत डिटेल नॉलेज होगा तभी इन चीजों को, ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। इसी के बाद से यह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। या तो आपको यह स्पष्ट पता हो कि सबसे पहले क्या हो? स्तनधारी प्राणी उत्पन्न हुए, तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन उत्पन्न कर देगा। तो इसी के क्रम में अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है? तो यहाँ पे विटामिन की जब बात की जाए, विटामिन जो होते हैं यह दो भाग होते हैं। एक फैट सालेबल होता है, एक वसा में घुलनशील होता है, दूसरा वाटर सालेबल होता है। तो इसके क्रम में फैट की चर्चा जब करेंगे, ए डी ई और के होता है, और वाटर इसमें बी और सी होता है। क्या होता है? बी और सी होता है। तो जब विटामिन के क्रम में पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है और एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और इसके क्रम में इसका सबसे अच्छा जो स्रोत होता है, इसमें सबसे अच्छा स्रोत, इसको क्रम बता दे रहे हैं कि यह इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं यह सिट्रस फल में होते हैं। सिट्रस फल का अभिप्राय होता है, इसको जब आप इस पे फलों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हेरिस्पिडियम फैमिली आती है, कुल आता है। तो यहाँ नींबू के जो मुख्य स्रोत होते हैं सिट्रस फल इसमें क्या होते हैं? इसमें आ जाते हैं, एक बेसिक क्रम होता है नींबू। क्या होता है? नींबू, संतरा और मौसम्बी होता है, मौसम्बी होता है। इसका एक क्रम होता है, नींबू, संतरा और मौसम्बी होता है। और इसके बाद से इसमें सबसे जो अधिक सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें आंवला होता है। क्या होता है? आंवला होता है। तो यह क्रम आप जब याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। लेकिन आप सी भी स्रोत होता है, इसमें सबसे अच्छा स्रोत ये भी स्रोत होता है, और इसमें आंवला भी होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज न होइएगा, इसमें सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा? आपका आंसर आंवला सबसे अच्छा स्रोत होगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होगा, उसके बाद से नींबू होगा और संतरा होगा, मौसम्बी होगा। और इसकी ब्रीफ हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो यह विटामिन सी होता है, यह हमारे शरीर सबसे पहले खोजा गया विटामिन होता है। इसका आविष्कार वास्को डी गामा के समय ही हो गया था, क्योंकि वास्को डी गामा जब भारत आ रहा था तो वहां पे क्या होती है, बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु का जो मुख्य कारण रक्तस्राव था, और रक्तस्राव का मुख्य कारण जब हमारे भोज्य पदार्थों में विटामिन सी की कमी हो जाती है
तो यह सारी कंडीशंस उत्पन्न हो जाती है। और इसके जो मुख्य कार्य होते हैं, यह क्या होता है, हमारे 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 जो ब्लड वेसल्स होती है उसको निर्माण करने का कार्य करता है, यानी कोलेजन फाइबर को निर्माण करने का कार्य करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में लगे हुए घाव आसानी से भर जाते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या तो डॉक्टर किस विटामिन को खाने की सलाह देता है, तो वह विटामिन सी होता है। और सी का जो मुख्य कार्य होता है, यह शरीर में कोलेजन फाइबर के निर्माण में सहायक होता है, जो घावों को भरने में सहायता करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त हमारे अस्थियों एवं दांतों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। इसके कई कार्य होते हैं, हमारे शरीर में कई क्या होते हैं, इम्यूनिटी को मजबूत करने का कार्य करता है, जैसे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को के निर्माण में सहायक होता है यह और इसके बहुत सारे डिमेरिट्स होते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कार्बी रोग होता है, और स्कार्बी का अभिप्राय होता है। तो ये सारी चीजें आपको अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी एक क्रम याद रखिएगा, आंवला, नींबू, संतरा और मौसम्बी, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं होता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसके बाद से सुमेलित नहीं है, इसमें रेनिन क्या होता है, या रेनेट पनीर से होता है, यह भी सही है, यह भी सही है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड होती है, बैक्टीरिया से लिया जाता है। ये प्लाज्मिड जो होते हैं बैक्टीरिया में पाया जाता है, इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यह क्या होता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। और यह जो होता है गोल्डन राइस, क्या होते हैं, गोल्डन राइस विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं। क्या होते हैं, गोल्डन राइस विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं। इसलिए देखा जाए तो यह तीनों पॉइंट सही है। क्या होते हैं, तीनों पॉइंट सही है। और ओजोन परत ट्रोपोस्फियर, अब इसकी अब जब चर्चा करेंगे कि ओजोन परत किस लेयर में पाई जाती है, तो जब पृथ्वी से आप इसका क्रम पढ़ेंगे, पृथ्वी से क्रम इसका पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होता है, ट्रोपोस्फियर, क्या होता है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, इसे क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल कहते हैं। इसमें मौसम की सारी घटनाएं हो जाती हैं। और इसी के ऊपर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है। क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है। यानी जो स्ट्रेटोस्फियर जो होता है, ओजोन परत होती है, किसमें पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। इसीलिए यह क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा, इसलिए आपका यह आंसर सही होगा। पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। इतनी चीजों को जब आप डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको जब भी क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, ये चीजें आपको ऐसी जुबान पे रटी होनी चाहिए। और रटने का क्रम, ये सब कैसे याद किया जाता है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीसो, थर्मो, आयनो और एक्सोस्फियर होते हैं। या एकदम जैसे आप कोई चीज याद करते हैं वैसे आपको याद रखना पड़ेगा वो सॉल्व करने के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा, डी सही होगा। अब इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में से किसकी किस्म है। तो सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा, यह नाम आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, क्योंकि यह एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, जब इसमें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों की चर्चा की जाती है। तो वह जो चीज़ें होती हैं, और यह अभी इसी से रिलेटेड एक अभी करंट क्वेश्चन आया था, अभी इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। ये किसकी है, शरीफा की, संतरा की, अमरूद की और अंगूर की। तो यह जो होता है, यह किसकी मुख्य फसल होती है, गुलाबी, काली। और यह मुख्यतः क्या होता है, जब इसकी कृषि प्रौद्योगिकी साइट खोलेंगे तो वहां पे सारी चीजें होती हैं। और इसका जो मुख्य आंसर होगा अंगूर होगा, ग्रेप होगा। क्या होगा, ग्रेप होगा। और यही जो अंगूर होती है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सबसे अधिक पाई जाती है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसकी सर्वाधिक खेती क्या होती है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। यहाँ पे क्या होता है, वर्ष भर वर्षा और तापमान में क्या होती है, हमेशा एक समान बना रहता है। इसीलिए क्या होती है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों को, वैसे क्या होते हैं भारत के या विभिन्न अन्य क्षेत्रों में इनका उत्पादन भी होता है। लेकिन यह इसकी मुख्यतः यह तीनों ये क्या होती है, इनकी प्रजाति होती है। और मुख्यतः होती है, यह अंगूर की प्रजाति होती है। इसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होते हैं। अब यहां से देखिएगा, रेशम कीट
और रेशम कीट का पालन, कल मैंने इसकी चर्चा किया था, इस कीट का नाम होता है बॉम्बिक्स मोराई। और इस रेशम कीट के पालन का अध्ययन क्या होता है? सेरीकल्चर। किसके अंतर्गत किया जाता है? सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, सेरीकल्चर। और कल्चर का अभिप्राय होता है एक विशेष प्रकार की तकनीक होती है। और शहद, शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी से प्राप्त होता है। शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी से। तो रेशम कीट कौन सा होता है? बॉम्बिक्स मोराई होती है, इसकी कई प्रजातियां होती हैं। और शहद जो होता है, शहद मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, इसको हनी भी कहते हैं। और बहुत सारी मधुमक्खियां होती है, डॉर्सेटा भारत में पाए जाने वाली बहुत अधिक संख्या में शहद देने वाली होती है। और इस शहद का अध्ययन, इस शहद या मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? एपी कल्चर के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत? एपी कल्चर। और एपी कल्चर यह मधुमक्खी पालन का होता है। और यह लाख के कीट होता है। लाख का कीट क्या होता है? यह शहतूत के पत्तों पर पाया जाता है। और इसी का, और ये तीनों क्या होते हैं? कौन? कीटों से प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें नहीं, निगेटिव में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चूंकि यह रेशम, शहद, लाख और सब क्या होते हैं? कीट होते हैं जो शहतूत के वृक्षों पर पाए जाते हैं। और यह क्या होते हैं? इससे क्या होते हैं? धागे प्राप्त किए जाते हैं। लाख के कीटों से धागे प्राप्त किए जाते हैं, बहुत सारी चीजों को किया जाता है। इसमें मोती होती है, और इसमें मोती क्या होते हैं? कीटों से नहीं प्राप्त किए जाते हैं। और इसी मोती का नाम होता है पीरल कल्चर। क्या होता है? मोती का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पीरल कल्चर के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए यह कीटों से प्राप्त नहीं होता, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। इन चीजों को निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रूप में सोचने की आवश्यकता होती है। इसी के बाद से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों, ये मौसम होगा, मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से अपने सही उत्तर का चयन कीजिएगा। अब आप इसको, आप यहां से देखिएगा, आप भारत का मैप बनाते हैं, मुझे मैप बनाने आता नहीं है, ठीक है। तो यह जो मैप होता है, इनके क्रम में आपको पूछना रहता है, ठीक है। ये सारी चीजें जब आप इसको ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसमें पूछा जाता है इनका क्रम कैसे सीक्वेंस हुआ था। तो इसका अभिप्राय होता है नई दिल्ली, चयन कीजिए सीक्वेंस में नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। यानी सीक्वेंस में चेक करना होता है कि सबसे पहले किस मौसम की स्थापना, मुख्यालयों की स्थापना की गई। तो इसमें दिया गया है नई दिल्ली होता है, और इसी के बाद से क्या होता है? नई दिल्ली, उसके बाद से शिमला, कोलकाता और पुणे होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले अंग्रेजों की राजधानी रही है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अंग्रेजों को, इसको ऐसे देखिएगा, कॉमन सेंस में सोचेंगे तो सबसे पहले क्या होता है? अंग्रेजों की राजधानी शिमला रही, तो वहाँ पे मौसम की जानकारी के लिए वहाँ पे केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसका अभिप्राय होता है कि सबसे पहले आपका आंसर क्या होगा? शिमला होगा। क्या होगा? शिमला, ये फर्स्ट होगा, पहले स्थापित किया गया था। और उसी के बाद शिमला के बाद से उसी से सटे हुए दूसरा पॉइंट आता है, क्या होता है? कोलकाता। क्या होता है? दूसरा कोलकाता होगा। और इसी के बाद से तीसरा क्या होगा? पुणे होगा, पुणे महाराष्ट्र, तीसरा पॉइंट होगा। और इसी के बाद से अंतिम होगा, चौथा होगा। इसको सीक्वेंस में कर लीजिए। सीक्वेंस में जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी, दूसरा क्या हो जाएगा? सी, और इसके बाद से तीसरा क्या होगा? डी होगा, डी होगा। और इसके बाद से चौथा क्या होगा? ए होगा। तो ध्यान दीजिए कि जब आप ऑप्शन जब ढूंढने लगते हैं तो वही चीजें गलत हो जाती है। आप इसको अलग से कूट कीजिए और यहाँ से कूट को व्यवस्थित कीजिए, तब आपका आंसर सही होता है। इसलिए बी के बाद सी, सी के बाद से डी, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। यह मौसम के मतलब यहाँ से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, और इन्हीं चारों स्थानों से, इसको कंफर्म तो आइडेंटिफाई नहीं किया कर सकता हूं, लेकिन इन्हीं स्थानों से, इन्हीं महानगरों से क्या होता है? तापमान का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? यह मंगल नहीं है, मंगल है। क्या होता है? मंगल, लिख दे रहा हूं, मंगल होता है। और इसे मार्स गैस के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही व्यापक, बहुत दिनों से चर्चा की गई कि जीवन के लिए उपयुक्त जो ग्रह होता है वह क्या होता है? मंगल ही है। क्या होता है? मंगल है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, विगत कई सालों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीवन के संदर्भ में जो संभावना व्यक्त की जा रही है वह कौन सा ग्रह होता है? मंगल होता है, मंगल होता है। इसे मार्स गैस के नाम से जानते हैं। ग्रहों के बारे में और उपग्रहों के बारे में चर्चा कई बार मैं कर चुका हूँ इसी छोटे से क्लास में,
लेकिन इनकी विशेष चर्चा ज्योग्राफी के संदर्भ में, और जब टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे PSLV और GSLV पढ़ेंगे, इनकी चर्चा हम करेंगे। इसी के बाद से अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, यदि आपको कोई कंफ्यूजन है, हो सकता है इसमें जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, और इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप नंबर होता है, कॉल करके बताइए, ताकि जो आपकी समस्याएं हैं उस पर ध्यान दिया जाए। और विशेष रूप से आपके लिए एक समर्पित टीम हमारी कार्य कर रही है, जो आने वाले क्वेश्चन हैं या जो आए हुए हैं उनके विषय में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।